सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन, राइट। बट अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, राइट, उसको हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस बेसिकली हमारी बॉडी में होता ही तब है जब हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है ग्लूकोज बनाने के लिए, वो ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज पे जाते हैं, जैसे कि हम लोग जैसे हम लोग ग्लिसरॉल हो गया, लैक्टेट हो गया, ये सब का हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली बनाने के लिए ग्लूकोज को। अगर तुमने पहले मेरा वीडियो अच्छे से देख रखा है ग्लाइकोलाइसिस वाला, तो ये वीडियो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया था कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, उस क्लिनिकल एप्लीकेशंस वगैरह, एवरीथिंग, हर चीज़ मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो जाओ और जाकर वो देख लो अगर तुमने नहीं देखा है तो। और अगर तुमने देखा है या फिर तुम्हें पहले से उसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है, तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस का। देखो, वैसे तो हमारे बुक में ना बहुत सारा तुम लोग प्रोसेस देखोगे, स्टेप्स देखोगे, और उसके लिए अलग अलग जगह पे बहुत सारा स्टेप अलग अलग लिखा रहता है कि लैक्टेट से जो तुम्हारा ग्लूकोज बन रहा है उसके लिए एक अलग बना रहे हो, फिर जो तुम्हारा यहाँ पे अमाइनो एसिड से जो बनता है उसके लिए अलग बना रहे हो। ये सब इतना सारा अलग अलग साइकिल याद नहीं रह पाता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा है कि सारा का सारा जो है ना एक ही साइकिल में सब कुछ इंक्लूड कर दिया है मैंने। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर ध्यान से सुनोगी तो बहुत आसान है। सबसे पहले ये सारा प्रोसेस तो तेरे को पता ही है कि किस तरीके से ग्लूकोज हमारा पायरूवेट तक बनता है, हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था। जनरली अगर तुम देखो एग्जाम में ये लिख कर आ सकते हो, या फिर तुमको अगर और बड़ा करना है तो तुम एक एक करके लिख देना कि लैक्टेट का अलग करके लिख देना ऊपर से। फिर उसके बाद तुम्हारा मैं जो अमाइनो एसिड का बनाऊंगी वो अलग अलग करके लिख देना। हो सकता है किसी एक अमाइनो एसिड पर आ जाए, तो हर एक का पढ़ना इम्पॉसिबल है ना, इसीलिए एक ही में मैंने सारा का सारा इंक्लूड कर दिया है और एक ही साइकिल में। इसलिए ध्यान से देखना तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है कि लैक्टेट जो हमारा होता है वो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में तुम्हारा पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरूवेट में, ठीक है। अब पायरूवेट जो है हमारा, वो पायरूवेट कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में तुम्हारा ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा ऑक्सैलो एसीटेट है, ध्यान से देखना, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सैलो एसीटेट जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें? फॉस्फोइनोल पायरूवेट में। ये फॉस्फोइनोल पायरूवेट में कैसे कैसे कन्वर्ट होता है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ, जिसमें भी कन्वर्ट होता है वो हम बताएंगे अभी। किसके प्रेजेंस में होता है ये कन्वर्ट? ये होता है तुम्हारा इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोइनोल पायरूवेट कार्बोक्सीकाइनेज, या हम लोग इसको बोल सकते हो पीईपी, फॉस्फोइनोल पायरूवेट कार्बोक्सी काइनेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारा एक जो जीडीपी होता है वो बेसिकली जीडीपी में कन्वर्ट होता है। आवर जीडीपी इज कन्वर्टिंग इनटू जीडीपी। अच्छा, एक और चीज़, ये जो है ना तेरा पायरूवेट, हमें पता है कि ये साइटोसोल में होता है, राइट। तो ये जो पायरूवेट है ना, बेसिकली तुम्हारा जो पायरूवेट कार्बोक्सीकाइनेज के प्रेजेंस में जो ऑक्सैलो एसीटेट बन रहा है, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में चल रहा है, ठीक है, ये सारा। और पायरूवेट से ऊपर वाला सारा का सारा साइटोसोल में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब तुम्हें समझ में आया कि सबसे पहले लैक्टेट जो है वो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में तुम्हारा पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा था, और इस टाइम पे तुम्हारा एनएडी जो है एनएडीएच प्लस एच प्लस में कन्वर्ट हो रहा था। पायरूवेट जो है पायरूवेट कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा था। ऑक्सैलो एसीटेट फिर उसके बाद तुम्हारा फॉस्फोइनोल पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पेप कार्बोक्सीकाइनेज, और इस टाइम पे तुम्हारा जीटीपी जो है वो जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी टाइम पे तुम्हारा CO2 भी बाहर निकलता है इससे, ठीक है। बस अगर ये चीज़ समझ में आ गया ना तुम्हें, अगर ये समझ नहीं आया तो फिर से जाओ पीछे और फिर से इसको रिपीट करो, क्योंकि ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर ये समझ में आ गया तो ऊपर का कुछ भी नहीं है। उसके बाद फॉस्फोइनोल पायरूवेट जो होता है हमारा, वो किस में कन्वर्ट होगा? टू फॉस्फोग्लिसरेट में। ये बिल्कुल तुम रिवर्स कराते जाओ, ठीक है। ये सारा तुम्हारा रिवर्सल प्रोसेस है। इनोलेज के प्रेजेंस में 2 फॉस्फोग्लिसरेट, म्यूटेज के प्रेजेंस में 3 फॉस्फोग्लिसरेट। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट तुम्हारा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कराना है। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में कैसे कन्वर्ट होगा? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रिवर्सिबल स्टेप है। तो यहाँ पे एक ATP यूटिलाइज हो रहा है। जब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे थे वहाँ पे एक ATP बन रहा था, याद है? SLP के थ्रू हमारा एक ATP बन रहा था, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। यहाँ पे जो है मतलब ATP यूटिलाइज हो रहा है।
उसके बाद यहाँ जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे NAD+ जो है वो NADH+H+ में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है? फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये पूरा तुम्हारा वही चल रहा है जो हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था। फिर एल्डोलेज के प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो स्टेप था वो इरिवर्सिबल स्टेप था, राइट। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग? तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, एक दूसरा एंजाइम लगाते हैं यहाँ पे, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में हम लोग फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद दूसरा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तुम्हारा। और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, क्योंकि हेक्सोकाइनेज में इरिवर्सिबल स्टेप था, ये कन्वर्ट नहीं हो सकता था, तो मतलब इरिवर्सिबल है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम यूज़ कर रहे हैं, तब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। एक चीज़ ना तुम ध्यान से रखना कि यहाँ पे कितने सारे इरिवर्सिबल स्टेप्स थे, और उन इरिवर्सिबल स्टेप्स को हमने रिवर्सिबल कराने के लिए कितना कितना एंजाइम्स यूज़ करा। सबसे पहले हमने एक रिवर्सिबल कराने के लिए, मतलब इरिवर्सिबल जो हमारा रिएक्शन स्टेप था, उसमें हमने जो पहला एंजाइम यूज़ किया वो है तुम्हारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, पहला। दूसरा हमने जो यूज़ किया है वो है हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। फिर तीसरा एंजाइम जो हमने यूज़ किया है वो बिल्कुल नीचे आ रहा था हमारा, और वो था यहाँ पे जो पायरूवेट तुम्हारा ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा था, वो पायरूवेट कार्बोक्सीकाइनेज। देखो यहाँ पे जो तुम्हारा पायरूवेट है ना, वो पायरूवेट तुम्हारा पायरूवेट फॉस्फोइनोल पायरूवेट जो तुम्हारा पायरूवेट काइनेज के प्रेजेंस में पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा था, ये इरिवर्सिबल स्टेप है। तो इस पायरूवेट को फॉस्फोइनोल पायरूवेट में कन्वर्ट कराने के लिए हमने 2 एक्स्ट्रा एंजाइम का यूज़ किया है। ठीक है, सुनो, ये जो पायरूवेट काइनेज है ये फॉस्फोइनोल पायरूवेट को पायरूवेट में कन्वर्ट कराने के लिए यूज़ होता है, और ये एक इरिवर्सिबल स्टेप है, मतलब ये पायरूवेट को फॉस्फोइनोल पायरूवेट में कन्वर्ट नहीं होने देगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले हम लोग ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पायरूवेट कार्बोक्सिलेज। फिर ऑक्सैलो एसीटेट को हम लोग फॉस्फोइनोल पायरूवेट में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोइनोल पायरूवेट कार्बोक्सीकाइनेज। ठीक है, ये स्टेप हमारा। उसके बाद हम लोग जाके बेसिकली हम लोग डायरेक्टली इसको पायरूवेट को यहाँ पे कन्वर्ट ना करके फॉस्फोइनोल पायरूवेट में इस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें कभी भी पूछा जाएगा लैक्टेट कैसे तुम्हारा ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है, तो तुम यहाँ से सारा का सारा मैंने जितना भी बताया है कि सबसे पहले लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज से पायरूवेट, फिर ऑक्सैलो, फिर उसके बाद ये, और फिर ऊपर का सारा स्टेप्स जो मैंने बताया वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि और भी जैसे अमाइनो एसिड्स होता है वो कैसे इसमें कन्वर्ट कर रहा है। उससे पहले हम लोग आते हैं ना, एक और चेन अमाइनो एसिड होता है, सॉरी, और चेन फैटी एसिड होता है। प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में एक और चेन फैटी एसिड होता है। ये जो और चेन फैटी एसिड है प्रोपियोनाइल कोएंजाइम, ये इसका रिएक्शन नहीं है, ये यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में सबसे पहले प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में ATP CO2 के प्रेजेंस में बेसिकली ये जो तुम्हारा बायोटिन होता है ना, बायोटिन पता है, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए को ही बोलते हैं। तो यहाँ पे मिथाइल मैलोनिल कोएंजाइम ए के प्रेजेंस में ये तुम्हारा, सॉरी, मिथाइल मैलोनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। सुनो 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 सुनो, नो कन्फ्यूजन, अभी देखो फिर से। प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए सबसे पहले कन्वर्ट होगा तुम्हारा मिथाइल मैलोनिल कोएंजाइम ए में इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, ATP और CO2, इनके प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा मिथाइल मैलोनिल कोएंजाइम में। ठीक है, उसके बाद मिथाइल मैलोनिल कोएंजाइम में जो तुम्हारा कन्वर्ट हुआ था वो सक्सिनल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेज और B12 के प्रेजेंस में। तो ये सक्सिनल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक हो गया। इससे भी रिलेटेड वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोपियोनाइल कोएंजाइम आखिर किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है इस पूरे रिएक्शन में, तो या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस में कैसे हेल्प कर रहा है। तो तुम यहाँ से लिखना, फिर उसके बाद सारा का सारा ऐसा रिएक्शन बना के पूरा ऊपर लेकर चले जाना, कैसे जैसे जैसे मैंने बताया था। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में सबसे पहले मिथाइल मैलोनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद तुम्हारा म्यूटेज के प्रेजेंस में सक्सिनल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, सक्सिनल कोएंजाइम में फिर फ्यूमरेट में, फ्यूमरेट तुम्हारा मैलेट में, मैलेट तुम्हारा ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा, ऑक्सैलो एसीटेट फिर उसके बाद तुम्हारा पेप कार्बोक्सीकाइनेज की मदद से GTP को GDP में कन्वर्ट करता हुआ फिर फॉस्फोइनोल पायरूवेट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ से फिर फॉस्फोइनोल पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, और फिर उसके बाद सारा रिएक्शन लिख देना। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? मैंने एक ही डायग्राम में रखा। देखो मैं चाहती ना कि तो 10 डायग्राम बनाकर मैं तुम्हें बता सकती थी, लेकिन 10 डायग्राम क्यों याद करना है जब एक डायग्राम में ही सब कुछ लिखा हुआ है। तो अगर तुम एक डायग्राम जाके इतना ही बना दोगे ना, तुमको मार्क्स मिल जाएगा।
दूसरा, मान लो कि तुम्हारा अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बताओ तुम्हारा एस्पार्जिन, एस्पार्टेट, वो तुम्हारा कैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है, उसका पूरा रिएक्शन का पूरा साइकिल लिखो। तो मैं तुमको फिर से बता रही हूँ, ये प्रोपियोनाइल वाला समझ में आया ना कैसे हुआ है, या पूरा मैं स्टार्टिंग से पूरा एंड तक लेकर जाऊँ? चलो मैं फिर से बताती हूँ तुम्हारा एस्पार्टेट और एस्पार्जिन के बारे में। ये जो एस्पार्टेट एस्पार्जिन है वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होकर सिट्रेट में होगा, सिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, फिर उसके बाद सक्सिनाइल, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम के बाद फिर उसके बाद फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसीटेट, फिर ऑक्सैलो एसीटेट तुम्हारा पेप कार्बोक्सीकाइनेज के प्रेजेंस में फॉस्फोइनोल पायरुवेट, यहाँ पे भी जीटीपी से जीटीपी बनेगा, फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट से इनोलेज, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर म्यूटेज, फिर उसके बाद तुम्हारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और जैसे जैसे तुम्हारा सारा का ऊपर का रिएक्शन आ रहा था वैसे फिर से रिपीट होगा, और वो यहाँ पे फाइनली तुम्हारे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताया वैसे सारा का सारा जो मैंने लिखा है अमाइनो एसिड्स वो भी कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो एस्पार्टेट एस्पार्जिन हमने बताया था इसके बारे में, वैसे यहाँ देखो कि ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन और प्रोलिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, प्रोलिन, ये सारे के सारे अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट होंगी और फिर जाकर ग्लूकोज बनाएगा, जैसे मैंने अभी इसका बताया था उसी टाइप का। फिर उसके बाद आइसोल्यूसिन, मिथियानिन और वैलिन, ये सारा जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा सक्सिनाइल कोएंजाइम में और फिर जाकर तुम्हारा ग्लूकोज बनाएगा। जो फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, एस्पार्टेट, एस्पार्जिन, ये फ्यूमरेट में कन्वर्ट होकर तुम्हारा चला जाएगा। ऑक्सैलो एसीटेट में तुम्हारा मैंने बता दिया है कि कैसे कन्वर्ट होगा। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन था तुम्हारा ग्लूकोनियोजेनेसिस का, एंड आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से, अगर तुमने ग्लाइकोलिसिस का वीडियो देख रखा है तो ये यूं ही समझ में आ जाएगा। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा और क्लिनिकल्स देखते हैं, फिर मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेते हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखो कि यहाँ पे ना 6 एटीपी यूटिलाइज होता है इस ग्लूकोनियोजेनेसिस में। अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अगर तुम्हारा बन रहा है तो उसमें 6 एटीपी यूटिलाइज होता है। चलो मैं बताती हूँ कि 6 एटीपी आता कहाँ से है। तो देखो हमने क्या बोला, हमें पता है ना कि 2 पाइरुवेट होता है, यहाँ पे पता तो है ना कि 2 पाइरुवेट का मॉलिक्यूल यहाँ पे निकलता है। तो अगर 2 पाइरुवेट का मॉलिक्यूल निकल रहा है तो ये जो पाइरुवेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है ना पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे 2 एटीपी यूटिलाइज होता है, ठीक है। फिर ये जो ऑक्सैलो एसीटेट जब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो हमारा 2 जीटीपी लगता है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारा, देखो समझ में आ रहा है ना, उसके बाद तीसरा यहाँ पे जब हमारे यहाँ 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है, जब तुम्हारा 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे 2 एटीपी यूटिलाइज होता है। बेसिकली मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पे तो मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट बनता है ना हमारा यहाँ पे, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है ना कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट बनता है। तो जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट बन रहा है तो एक एक मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कराने के लिए 1 एटीपी, तो 2 को कराने के लिए 2 एटीपी। तो अब यहाँ पे हमारे पास फिर एक ऑक्सैलो एसीटेट को कराने के लिए कितना हो जाएगा, 1 एटीपी, फिर दूसरे 2 कराने के लिए कितना हो जाएगा, 2 एटीपी। तो यहाँ पे भी 2 एटीपी हो जाएगा। ये भी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसका भी 2 को कराने के लिए कितना लगेगा, 2 एटीपी लगेगा, क्योंकि 1 को कराने के लिए 1 एटीपी, तो 2 को कराने के लिए 2 एटीपी। तो 2 एटीपी लगा हमारा पाइरुवेट को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कराने के लिए, 2 एटीपी लगा हमारे को ऑक्सैलो एसीटेट से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट कराने के लिए, और 2 एटीपी हमारे को लगा यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट को 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कराने के लिए। तो टोटल एटीपी कितना यूटिलाइज हुआ, 6 एटीपी। मैंने एक चीज़ तुम्हें पहले ही बता रखी थी कि स्टार्वेशन के टाइम पे हम लोग का ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, और बेसिकली मैंने ये भी बताया था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस होता ही तब है जब तुम्हारा जो ग्लाइकोजन स्टोरेज जो रहता है वो, मतलब ग्लाइकोजन स्टोरेज जो रहता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो उस समय हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। बेसिकली जो ब्रेन होता है ना स्टार्वेशन के टाइम पे ग्लूकोनियोजेनेसिस को ही यूज़ करके वो ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। अब इसका साइड कहाँ होता है, मैंने तेरे को बताया था जब मैं पढ़ा रही थी उसमें मैंने बोला था कि जो उसका तेरा पाइरुवेट वाला तक बना था वो तो तुम्हारा साइटोसोल में बन रहा था, ठीक है। और जो तुम्हारा पाइरुवेट के बाद का बन रहा था वो माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा था, ठीक है। तो इसका साइट क्या होना चाहिए, साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मेनली होता कहाँ पे है कि लिवर और रिनल कॉर्टेक्स में देखने को मिलता है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका रेगुलेशन देखते हैं। तो रेगुलेशन के लिए हमारे पास बेसिकली 4 एंजाइम होते हैं, वही की एंजाइम जो हमारे इरिवर्सिबल स्टेप्स को रिवर्सिबल बना रहा है, मतलब ज़बरदस्ती का रिवर्सिबल बना रहा है, समझ में आया। जैसे पहला हम लोग यूज़ किए थे ना, पहला एंजाइम कौन सा एंजाइम था बताओ, पहला एंजाइम था हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, दूसरा एंजाइम था हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज, तीसरा एंजाइम था हमारे पास पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, चौथा एंजाइम था हमारे पास पेप कार्बोक्सीकाइनेज। तो ये चारों ना बेसिकली की एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है।
दूसरा जो रेगुलेशन होता है बेसिकली उसको 3 मैकेनिज़्म पे वो बेस्ड रहता है, इसका रेगुलेशन बेसिकली डिपेंड करता है, जिसमें हम लोग एक-एक करके उसको पढ़ते हैं। इसमें से जो पहला मैकेनिज़्म होता है वो इंडक्शन एंड रिप्रेशन के थ्रू होता है, दूसरा मैकेनिज़्म होता है कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, तीसरा मैकेनिज़्म होता है एलोस्टेरिक रेगुलेशन। पहला हम लोग देखेंगे इंडक्शन और रिप्रेशन में, तो जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज होता है, कौन होता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज? जो पायरुवेट को तुम्हारा ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कर रहा था। तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो होता है वो रिप्रेस्ड होता है बाय इंसुलिन, ठीक है, और इंड्यूस कौन कर रहा है? ग्लूकागॉन। मतलब पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को जो बेसिकली इनहिबिट कर रहा है वो इंसुलिन है, और जो उसको आगे की तरफ बढ़ावा दे रहा है, जो उसको एक्टिवेट कर रहा है बेसिकली, वो ग्लूकागॉन है। ग्लूकागॉन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाने में बेसिकली हेल्प करता है। दूसरा होता है हमारा कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि ग्लूकागॉन जब हमारा आता है, मान लो ग्लूकागॉन के प्रेजेंस में साइक्लिक एमपी बढ़ जाती है, उसके बाद जो प्रोटीन काइनेज ए होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बेसिकली साइक्लिक एमपी कन्वर्ट हो जाता है या पीके बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन काइनेज ए, ये प्रोटीन पायरुवेट काइनेज को बेसिकली फॉस्फोराइलेट कर देता है। हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस में कि जो हमारा पायरुवेट काइनेज होता है वो डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में ही एक्टिव होता है। अगर इसको फॉस्फोराइलेट कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, और उसका इनएक्टिव होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, पायरुवेट काइनेज क्या था, वही जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट को कन्वर्ट करा रहा था तुम्हारा पायरुवेट में। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा पायरुवेट काइनेज ही इनएक्टिव हो गया है, तो फिर क्या होगा, क्या तुम्हारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट पायरुवेट में कन्वर्ट होगा? नहीं। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का जो रिवर्सल वाला पार्ट है ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरफ बेसिकली वो फेवर कर रहा है। हम ये नहीं बोल रहे हैं इसमें भाई कि तुम पूरी तरह से ब्लॉक कर दो कि पायरुवेट का ही अमाउंट कम हो जाए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, पर जब ग्लूकोनियोजेनेसिस कराना है तब ये प्रोसीजर अगर हो रहा है, ये जब प्रोसेस हो रहा है तो वो हमारे लिए हेल्पफुल है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए, राइट। दूसरा है, मतलब सॉरी, तीसरा है एलोस्टेरिक एंजाइम्स या एलोस्टेरिक रेगुलेशन, सॉरी एलोस्टेरिक